हे गाइस, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। अगर आप वीडियो के थंबनेल से देखकर आप लोगों को पता होगा क्या क्या ज्योग्राफी का यह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो आप ज़रूर ही 10th के छात्र छात्राएँ हैं, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, क्योंकि इस बार इस चैनल पर फुल तैयारी बिना कोई रुपया पैसा के लिए हुए फुल तैयारी कराई जाएगी। मैट्रिक की ऑल सिलेबस यानी कि हिंदी, उसके बाद सोशल, संस्कृत, सभी प्रकार के विषयों की तैयारी कराई जाएगी मैट्रिक की, क्योंकि हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव भी देखेंगे और बुक को भी देखेंगे, क्योंकि आजकल 60% नंबर यानी फर्स्ट डिवीज़न करने वाली मैट्रिक की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होने के कारण बिहार बोर्ड बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन अगर आप 60% अब भी नंबर लाते हैं तो आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि अभी जो 80% नंबर लाता है उसी का कॉलेज में नाम अब सिलेक्शन हो रहा है, अन्यथा दूसरे बच्चे का नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग उस तरीके से इस चैनल पर वीडियो डालेंगे जो आप लोगों को 80% से ऊपर मार्क्स लाने में बहुत ही यूज़फुल होगी, और 80% से ऊपर मार्क्स लाने में आप लोग बहुत ही यूज़फुल होगी। और हम लोग इस लेक्चर में जल संसाधन पर बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बता देते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है और हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, क्या क्या पूछा है और क्या पूछा जाएगा उसी पर सिर्फ डिस्कस होगा, अन्यथा जो बुक में अदर बातें हैं उस पर डिस्कशन नहीं होगा। क्योंकि अगर ज्योग्राफी में पूरी बुक की बात की जाए तो ज्योग्राफी में ही सिर्फ इतना क्वेश्चन है, कम से कम 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी की फुल बात करें तो अगर अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, अच्छी तरीके से नोट डाउन किया जाए तो 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम उस प्रकार की अदर वाइज जो क्वेश्चन है जिसे अभी तक ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, तो उस सवाल पर ना डिस्कस करेंगे और ना ही बाद में करेंगे। अभी हम लोग बुक में जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ उसी को पढ़ेंगे जो अभी तक पूछा गया और पूछने का चांस है, अन्यथा अदर सवाल को हम लोग टच नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़, यानी कि 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में बाढ़ आया था। चलिए यहाँ देखते हैं जल के स्रोत, यानी कि जल कहाँ कहाँ से आते हैं। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति है। इस सवाल को दूसरा ढंग से पूछा जा सकता है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो आगे दिया हुआ है, क्या यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत के विविध रूपों में पाया जाता है। यहाँ अर्थ कहने का यह अर्थ हुआ कि जल विविध रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट है भूपृष्ठीय जल जो भूमि में पाया जाता है, भूमिगत जल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, वायुमंडलीय जल जो वायु में जल है, महासागरीय जल जो महासागर में जल है। यहाँ दिया हुआ है एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, दिया हुआ है यहाँ विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 96.5%, और उनमें मात्र 2.5% ही अम्लीय मृदु जल है। इसको आप लोग अभी नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ वही डिटेल दिया गया है भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का, जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। और हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहा है, क्या अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है, इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग कौन सा गोलार्ध कहते हैं, जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को पूछ सकता है, क्या कौन से गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल गोलार्ध। और यह दूसरा पूछ सकता है, कौन से गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद इधर भी एक दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, इसमें दिया हुआ है विश्व के कुल मृदु जल
का लगभग 75% आर्कटिक, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनदी के रूप में पाया जाता है और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। यहाँ अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, अगर आप लोगों का मर्जी हो तो यहाँ से लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। आगे हैं, आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ दिया हुआ एक सवाल बन रहा है हम लोगों का, यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से हैं। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। इसका कहने का अर्थ हुआ ब्रह्मपुत्र एवं गंगा दो नदी का यहाँ जिक्र किया हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी में 8वां स्थान प्राप्त करती है, तो वहीं हमारी गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी वह 10वां स्थान प्राप्त करती है विश्व की सबसे बड़ी नदियों में। गंगा 10वां और ब्रह्मपुत्र हमारा 8वां स्थान प्राप्त करती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब जो आप लोगों को डाटा दिया हुआ है ये सबसे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया और पूछने का चांस भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को इतना डाटा याद करने में बहुत परेशानी होगी। अगर पूछा भी जाएगा तो आप लोग इसे इग्नोर कर देंगे। अभी तक तो नहीं पूछा गया है। उसके बाद नीचे देखते हैं, क्या आप जानते हैं, यहाँ भी एक दिया हुआ है प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। यह सवाल जो यहाँ दिया हुआ है, यह सवाल जो यहाँ दिया हुआ है प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश विद्यमान है। यहाँ जो प्राणियों के शरीर में ये सवाल है, यह कितना बहुत से गाइड एवं मॉडल सेट में दिया गया हुआ है। क्या प्राणियों के शरीर में कहीं दिया हुआ है 70%, तो कहीं दिया हुआ है 75%, कहीं 80%। आप लोग कहीं कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है क्या एग्जैक्ट आंसर जो इसका होगा प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों में 65 से 99% ही जल का अंश विद्यमान रहता है। यह आप लोग एग्जैक्ट याद कर लेंगे, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग गलती ना करेंगे। आगे देखते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, हम वैसे सवाल को ही देखेंगे जो पूछा गया और पूछने का चांस है, अन्यथा दूसरे सवाल को हम नहीं देखेंगे और ना ही टच करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आगे है, देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गर्भ से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यहाँ हम लोगों का 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था हम लोगों का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर कहाँ है। तो हम लोग को पूछा जाता आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये 2019 में पूछा जा चुका आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ हीराकुंड बांध का चित्र दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तब वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो यहाँ भी दिया हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोग, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से हम लोग का 3 तरह से सवाल बन रहा है। क्या पहला सवाल बन रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक गैर सरकारी संगठन है। उसके बाद बन रहा है नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो गुजरात में नर्मदा नदी है और इस पर कौन सा बांध बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कौन सा बांध बनाने के लिए विरोध प्रेरित करता है, तो सरदार सरोवर बांध। तो आप लोग इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे और आगे देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है वर्ष 2007 में उत्तर बिहार बाढ़ विभीषिकाओं का मंजर आप देख या सुन चुके होंगे। आप तो देखें तो नहीं होंगे, शायद सुने होंगे आप लोग जरूर। अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है, इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। तो वहाँ पूछ सकता है
किस विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है, तो इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है, तो आप लोग इसे बांटेंगे फाल्कन मार्क के अनुसार। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं, इस सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसी पर फोकस करेंगे और अदरवाइज जो दिया हुआ है उस पर भी हम लोग फोकस करके आप लोग से डिस्कस कर लेंगे। तो आगे है, वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% भाग। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, केवल कानपुर के 100 चमड़े कारखाने, इसको ध्यान में नहीं देखेंगे, पूछा नहीं गया इससे सवाल। हम लोग यहाँ देखेंगे बिहार, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, वह है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से सांख्या यानी कि आर्सेनिक एवं राजस्थान एवं महाराष्ट्र इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जलमल के भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातल जल दुष्प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन यानी कि जल के अत्यधिक प्रयोग से कौन सी चीज़ में वृद्धि हुई है, तो हम लोगों को यहाँ देता है आर्सेनिक, जो कि इंग्लिश वर्ड है, जो हम लोग टिक मारते हैं आर्सेनिक, यह कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा चुका है। इसका हिंदी नेम होता है सांख्या, यहाँ दे सकता है कि सांख्या भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन अभी तक आर्सेनिक ही दिया गया, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से सांख्या आर्सेनिक एवं राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में अलग है। फिर राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के संकेंद्रण वृद्धि हुई है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में अतिदोहन से सांख्या यानी आर्सेनिक, और राजस्थान और महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फ्लोराइड की संकेंद्रण की वृद्धि हुई है। यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ सीवेज दिया है, यह सीवेज का अर्थ होता है कचरा। अब आगे देखते हैं। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृति दिया। तो आप लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं, जल संसाधन दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1987। तो इसमें और बातें हैं, कालांतर में कई समस्याओं को उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति, इसको कौन सा संशोधित करके बनाया गया, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो आप लोग यहाँ 2 क्वेश्चन बना लेंगे। इसके अंतर्गत सरकार जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया गया है। तो पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि 5 नंबर में शायद ये क्वेश्चन आगे है। देखते हैं, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ में देकर भूमि जल पुनःपूर्ति पर बल दिया था। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किस राष्ट्रपति ने जल मिशन के संदर्भ देकर भूमि जल पुनःपूर्ति पर बल दिया था। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक बार आप लोग बुक को जरूर पढ़िएगा। यहाँ दिया हुआ है तकनीकी विकास, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लें। तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ किया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं भूमि जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। भूमि जल का संचय यानी कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचय यानी कि भूमिगत यानी भूमि के अंदर जितना जो जल है उनका 22% भाग यानी कि 22% जो भाग है वो वर्षा जल के भूमि में प्रवेश करने से होता है। जो बारिश बरसता है उसके अंदर जाने से 22% भाग की पूर्ति होती है भूमिगत जल में। आगे देखते हैं, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव है कि राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल की संग्रहण छत पर करते हैं। यहाँ सवाल है कि राजस्थान में पेयजल हेतु यानी कि जल संग्रहण की बात की जाए तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्षा जल का संग्रहण राजस्थान में छत पर करते हैं। तो एक सवाल यहाँ और इम्पोर्टेंट यानी VVI जो कि
बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेघालय में स्थित चेरापूंजी यानी मौंसीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहां यानी कि पानी जल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। यह सवाल को आप निश्चित ही याद कर लेंगे कि मेघालय स्थित चेरापूंजी मौंसीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे, देखते हैं वर्षा जल से। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा संचित कर खेती की जाती है। उसे राजस्थान में जैसलमेर या खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे, एक दो चार ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो यहाँ दिया है वर्षा जल को एकत्रित करके गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा में संचित कर खेती की जाती है। उसे राजस्थान में जैसलमेर, खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिरना, फलादा और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका कहा जाता है। एक सवाल पूछा गया था कि टांका किसे कहा जाता है, तो यह है राजस्थान के बिराना, फालदा और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, उसी हम लोग टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। एनजीओ का अर्थ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, सोन परियोजना एक अध्ययन। यहाँ भी बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजना बनाई गई, जिसमें 3 प्रमुख है: सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। इसका थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि यह द्वितीय प्रश्न में है, तो हम लोग आगे बता देंगे और डिस्कस कर देंगे और अपना नोट्स उपलब्ध कराएंगे। कि आप लोगों को बता दें क्या टेलीग्राम चैनल अभी हम लोग मेरा क्लियर नहीं हुआ, अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को लिंक दिया जाएगा। वहाँ हर एक प्रकार की हैंड राइटिंग नोट्स जो मेरा है वह आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी, और पीडीएफ साथ में अप्रूवल होगी, जो आप लोग वहाँ अच्छी तरीके से नोट्स कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। तो ये सवाल एकदम देखने ही से लगता है पूछा जा सकता है। यह नदी बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना के साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि का अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि इस परियोजना 1874 ईस्वी में किया है। तो पूछा जा सकता है सौर परियोजना कितना ईस्वी में विकास किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में किया था। इसका हम लोग फुल डिस्कशन द्वितीय प्रश्न में कर लेंगे। आगे देखते हैं, सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग। यहाँ एक है सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल के कटोरा के नाम से विभूषित है। यहाँ आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते आप लोग 1968 में इस योजना के डेहरी 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों और जल का बैराज पुनःपूर्ति, नहरी विस्तारीकरण और संडीकरण हुआ। यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त आज बिहार का चावल का कटोरा, राइस बॉयल और बिहार के नाम से विभूषित हो रहा है। आप लोग जब इसे पूरा पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम सिर्फ यहीं पर टिक लगाएंगे, आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। डायरेक्ट अगर हम लोग आप लोग भी अगर देखें सिंपल वे में पूछा जा सकता है इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार विभाजन के पूर्व कौन सी योजना के नाम से जानी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कदवन जलाशय योजना। आगे देखते हैं, इस प्रकार से इसका हम लोग पूरा देख चुके हैं जहाँ पूछा गया सवाल और पूछा जाएगा। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। वृहत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो ये सवाल बता चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। उसके बाद है देश के बांधों ने किससे भारत का मंदिर कहा था, तो ये सवाल को आप लोग बता चुके हैं। प्राणियों के शरीर में भी सवाल बता चुके, हम सारे सवाल को डिस्कशन दिखा चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं, कभी कभी एग्जाम देकर आते हैं, कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस में ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहता है जो आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, मानते हैं कि 1 या 2 सवाल रहता है, लेकिन आप अगर बोलिएगा कि 20 में से 15 सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, यह
विश्वास करने का लायक ही नहीं है, क्योंकि आप किताब नहीं पढ़े थे, आप गाइड पढ़ के रट के गए थे, गाइड पढ़े थे। क्योंकि गाइड में पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी कि यह सवाल है, गाइड में सिर्फ गैस की जाती है। और अगर आप किताब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो शायद ही आपसे कोई एक भी सवाल मिस्टेक होगा, इसलिए हम पूरी किताब को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इसमें से जितना सवाल भी पूछा गया है तो वह किताब से ही है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आप लोग को सिंपल सा आर्सेनिक यानी कि सांख्या। जो नहीं पढ़ा होगा तो वह तो आप खोजते रह जाएगा, संख्या पूछ देगा। आर्सेनिक हर एक चीज़ में दिया हुआ, लेकिन अगर संख्या दे दिया, जो बुक पढ़ा है वही सही मारेगा, जो बुक नहीं पढ़ा है वह ताली बजाएगा बैठ के। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह सब सवाल का हम अपना टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिन क्रिएट करेंगे, तो हम वहाँ पर PDF के रूप में, यानी कि अपना हैंडराइटिंग की तरह दे देंगे बना के। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं लिख सकते हैं आप लोग, खाना बनाना, ये बनाना, वो बनाना, जो है वही। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? यानी कि दो राज्यों के बीच जल का विवाद जो होता है, जल के विवाद के कारण जो अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। आगे देखते हैं, जल संकट क्या है? जल का जो अति दोहन होता है, यही सब है। यह सवाल को हम लोग नहीं करेंगे, पहले एक बार देख ले तो इसके बाद बता देंगे कौन कौन से सवाल आप लोग को नोट डाउन करना है। भारत की नदियों में प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। जल संरक्षण से आप इसके क्या उपाय हैं? वर्षा जल के मानव की क्या भूमिका? पुनर्चक्रण। देखिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट सवाल को बताएंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे, अन्यथा हर एक सवाल को करना मुमकिन नहीं है। बना तो लेंगे लेकिन फिर याद नहीं होगा, क्योंकि लिखना आसान बात है, उसको दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए शॉर्ट वे में बनाएंगे, उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और देखेंगे, और इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, 5 नंबर, हर एक प्रकार के क्वेश्चन देख के वीडियो का एंड कर देंगे। उसके बाद है आप लोग को यहाँ से बनाना है, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताना है। जल संसाधन तो आप लोग वैसे लिख लिएगा, इसको नहीं बनाना है। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या कारण है? इसको बना लेना है। उसके बाद आगे बना, जल संकट क्या है? जल संकट आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जल संकट में अति उपयोग से हम लोग ये जल का संकट कामना, ऐसे ही सब क्वेश्चन बन जाएगा। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन बनाना है, और इसमें से उत्तरीय में एक ही सवाल बनाना है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय? बस इतना ही इससे बनाना है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। 1 अंक वाले प्रश्न हैं, क्या इनमें से किसने बांध का आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आप लोग जानते ही हैं, तो इसका जवाहरलाल नेहरू आंसर है। आगे, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। देखिए, अभी तुरंत बताया, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। देखिए, सवाल यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग टांका। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाढ़ नियंत्रण। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर आप लोगों का है भागीरथी। आप लोगों का NCERT भी हम कंप्लीट कराते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 बुक है, अब यार टेक्स्ट बुक जो चल रहा है उसका भी हम करा देते हैं, और NCERT बुक जो आती है उनका भी कराते हैं, जिससे आप लोग से कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। आगे है, विश्व के कुल आयतन के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो आप लोग अभी तुरंत देख चुके हैं, 96.5%। विश्व के जल के आयतन के कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है, यानी कि मृदु वाला जो बताए थे, वहीं साथ में जो 2.5%। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब। आगे है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो गुल अथवा कुल, और आप लोग जौहर भी पढ़ चुके हैं, जौहर भी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। ये MBBI सवाल है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद अतुल लघुते 1 अंक वाले प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न अभी पूछे नहीं जाते हैं, तो हम लोग इसे नोट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद कर लेंगे, और 2 नंबर वाले सवाल को हम लोग अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो विश्व में कुल आयतन का मनुष्य का उपयोग कितना लगे, ये सवाल को छोड़ देंगे। खादीन और जौहर क्या है? तो खादीन और जौहर क्या है? तो शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल के एकत्र करने के गड्ढे हैं, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। राजस्थान छत वाला पढ़ चुके हैं। जल के 2 कारण को ये सब नहीं आएगा। टिहरी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर।
आगे है 3 से वर्षा जल संग्रहण क्या है। भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई 2 विधियाँ लिखें। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार इसे देख लेंगे। क्या इसे लिखा हुआ है, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्षा के जल खाली स्थान, घरों में टैंक, बेकार पड़े कुएं आदि में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है? वर्षा जल संग्रहण सिंपल सा बात है, घरों में टैंक, बेकार पड़े कुएं आदि में किया जाएगा। और इसका पूरा भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई 2 विधियाँ लिखी अभी पढ़ चुके हैं। पहाड़ी और पर्वतीय लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए, राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, जहाँ हम लोग अभी टांका देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेत के लिए सिंचाई के लिए बाढ़ वाहिका बनाते हैं अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो भी 2 नंबर में टिक लगाए, तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से बना लें। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लक्ष्य निम्नलिखित हैं कि नदी पर बांध बनाकर इसे अनेक प्रकार से किए गए जाने वाले कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी कि नदी पर बांध बनाकर अनेक प्रकार का जो कार्य करेंगे, यानी बिजली उत्पादन जैसे प्रक्रिया जैसे कार्य करेंगे, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करेंगे। यानी एक से अधिक उद्देश्य, जैसे जल विद्युत उत्पादन हो गया, सिंचाई कर लेंगे, घरेलू औद्योगिक जलापूर्ति कर लेंगे, नौचालन यानी कि नौका जो यानी कि नाव जो चलाता है, और उसके बाद बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं, मछली का पालन भी कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किन्हीं 3 हानियों को स्पष्ट किया। चलिए, ये सवाल तो नहीं पूछा है अभी तक, पूछने का चांस भी नहीं है। आगे देखते हैं। बाढ़, ये भी नहीं देखें। जल की दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? इसके 2 कारण दे। जल की दुर्लभता यानी कि अच्छी तरीके से जल का ना मिला। जल की मांग तुलना जल की कमी दुर्लभता कहलाती है। सिंपल सा अर्थ में जल की कमी दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता के कारण अधिक जनसंख्या एक ऐसा वर्ड है, आप लोग कहीं भी लगाइएगा, अगर ज्योग्राफी के में सही हो जाएगा। किसी की अगर दुर्लभता या हानि होगा तो अधिक जनसंख्या बहुत ही खतरनाक हो गया हम लोगों के लिए। अब अधिक जनसंख्या फर्स्ट दिया जाता है सब चीज़ में। अगर ज्योग्राफी के वे में है, दुर्लभता की बात आ जाए तो अधिक जनसंख्या ना आए तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद जल का अति शोषण, क्योंकि अधिक जनसंख्या होगा तो जल का अति शोषण निश्चित बात है। उसके बाद हमारे यहाँ औद्योगिकरण की भी मार है। उसके बाद है जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कई 3 उपाय के लिखिए, जो अभी हम बता चुके हैं। इस सवाल को आप लोग एक बार सिर्फ देखिएगा, इस पर ज़्यादा डिस्कस और नोट डाउन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ दिया हुआ जल संसाधन एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। जल का अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में असमान वितरण, इसके कारण संरक्षण प्रबंधन की आवश्यक है। आखिर संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल का अतिशोषण हो रहा है, अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, समाज में असमान वितरण, जिसके कारण आने वाले दिनों में जल का हम लोग को घोर समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हम लोग का प्रबंधन आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कचरा अधिक होता है। कृषि आधुनिकीकरण के कारण कृषि खरपतवार अत्यधिक होती है, और नगरीकरण में जो कचरा होता है वह भारत की नदियों, और औद्योगिकरण के द्वारा भी जो कचरा भारत की नदियों में दुष्प्रभाव यानी कि कचरा को छोड़ दिया जाता है। तो प्राकृतिक परितंत्र का ह्रास होता है और पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है। बढ़ती जनसंख्या, पेयजल तथा कृषि उत्पादन, सिंचाई आदि की जल संरक्षण प्रबंधन आवश्यक है। ज़्यादा ध्यान भी सबको नहीं रखेंगे। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बांधों आधुनिक क्यों कहा? बांधों के किन्हीं 4 लाभ को बताइए। तो सिंचाई, बिजली, उजली जो हो जाएगा, ये सब आंसर हो जाएगा। इसको नहीं ध्यान में देखेंगे। पृथ्वी के धरातल का 3/4 जल से ढका, परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। चलिए, ये सवाल को नहीं देखें, आगे देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ लिखे, आगे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद बेकार पड़े कुएं, इसको भी नहीं देखेंगे। आगे है औद्योगिकरण, शहरीकरण, नहीं देखेंगे सवाल को भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर हम लोग नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं वही सवाल पर बात करेंगे जो पूछा गया, पूछने का चांस है। आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल आइटन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जाएगी। उसके बाद आगे हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू बांधों का आधुनिक भारत मंदिर क्यों कहा? बांध से होने वाली लाभों की सूची बनाइए। हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? कारण सूची तैयार कर। सिंपल सी बात है, मानसून जलवायु का देश है, कई बार मानसून असफल हो, जल का अभाव बढ़ रहा है। सिंचाई में जल की मांग तीव्र हो रहा है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिक क्रिया का भूमिगत जल का स्तर गिरना, शहरीकरण गतिविधि। आप लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यह सब सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस सवाल को लिखने में कॉपी का बोझ बनाने में क्या फ़ायदा? क्योंकि कॉपी में अगर ज़्यादा लिखा रहेगा तो देख के ही माथा गर्म हो जाता है कि साला इतना कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग शॉर्ट रूप में ही
ही बनाएंगे, क्योंकि कभी देखे तो मन करे कि थोड़ा सा है थोड़ा पढ़ लेंगे। अगर ये सब सवाल को लिख देंगे हमारे देश में जल का प्रवाह क्या, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगा, जल का प्रवाह पढ़ते नहीं गया, ये सब सवाल ऐसे याद रहता है। इसलिए वही सवाल को हम लोग बनाएंगे जो कॉपी में लिखने के बाद मन करे इस सवाल को देखे और याद करें, थोड़ी रहेगी तो पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जल संसाधन वाला चैप्टर का एंड होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग आगे के चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और वीडियो को लाइक करें और अत्यधिक शेयर करें, क्योंकि इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हर एक प्रकार की ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों प्रकार से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब वीडियो को एंड करते हैं और आगे वाले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें।